मेरी प्यारे विद्यार्थियों, आज के मेरे अध्यापन का विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ साथ लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रारूप समिति ने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन कर ऐसे उपबंधों को हमारे संविधान में शामिल किया जो हमारे नागरिकों के लिए व्यक्तित्व विकास का काम कर सके। अगर हम हमारे संविधान को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1935 भारत शासन अधिनियम की पूर्ण झलक देखने को मिलती है, क्योंकि अधिकतर उपबंध हमारे संविधान में 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं और ये कहा जाता है कि हमारा संविधान अर्ध संविधान है, यानी कि 1935 भारत शासन अधिनियम पर आधारित संविधान है। लेकिन अगर हम पूर्ण संविधान का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि भारत का संविधान विश्व का सबसे सफल संविधान रहा है, क्योंकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के अंदर जहाँ भाषा, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, समानताएं देखने को मिलती है, विभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वर्तमान समय तक भारतीय संविधान जो है इस तरह से कार्य कर रहा है कि आज तक कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सफल संविधानों में से एक संविधान है। अगर हम भारतीय संविधान का अध्ययन करें तो अध्ययन करने के बाद उसकी कुछ विशेषताओं का हम देख सकते हैं। पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान लोकप्रिय, लोक यानी जनता, जनता की शक्ति पर आधारित संविधान है, क्योंकि भारत में जो संविधान का निर्माण है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया और जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जनता ने किया, जनता के द्वारा किया गया, इसलिए भारतीय जो जनता है वो संविधान के निर्माण का आधार है या संविधान की शक्ति का आधार है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी हम भारत के लोग, इस शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का जो संविधान है भारतीय जनता के द्वारा लिखा गया है और भारतीय जनता ही इसकी अंतिम शक्ति का स्रोत है। हमारे संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान। हमारा संविधान लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया। संविधान निर्मात्री सभा ने प्रारूप समिति को नियुक्त किया और प्रारूप समिति ने अथक प्रयास के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया। लिखित इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान के समस्त उपबंध हमारे संविधान के अनुच्छेदों में निहित है। हमारे संविधान के में 12 अध्याय और 395 अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में हमारे संविधान के हर एक भाग को लिखा गया है कि संवैधानिक पदाधिकारी या संविधान में उल्लेखित जितने भी उपबंध हैं वो क्या है, उनके क्या है, क्यों है और कैसे हैं, इनको लिपिबद्ध किया हुआ है। इसलिए हमारा संविधान लिखित संविधान है। निर्मित संविधान, क्योंकि हमारा संविधान निर्मित है, बनाया गया है, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, प्रारूप समिति के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, इसलिए हमारा संविधान निर्मित संविधान है। व्यापक संविधान, यानी भारतीय संविधान जो है वो बहुत व्यापक संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारे संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि अगर हम अन्य विश्व के संविधानों की बात करें तो हम देखते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो कुछ पेपर में ही सीमित है। हम देखें कनाडा का संविधान 147, ऑस्ट्रेलिया का संविधान 128, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान 153, अमेरिका का संविधान 7 पेपर में लिखित है, जबकि भारतीय संविधान बहुत व्यापक संविधान है और बहुत बड़ा संविधान है।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, दो शब्द हैं इसके अंदर, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और दूसरा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारतीय जो संविधान या भारत जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से संप्रभु है। यानी कि भारत अपने देश के अंदर अपने नागरिकों के लिए, अपने शासन संचालन के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी अन्य देश का दबाव उस पर नहीं है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन देशों से संधि समझौता या किन देशों से संबंध रखे इसके लिए स्वतंत्र है। किसी देश का वो सदस्य नहीं है, यानी कि वो किसी देश के प्रभाव में आकर ऐसे नहीं करता है। अतः हम देखते हैं कि आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से भारत जो है वो स्वतंत्र है और अपने निर्णय स्वयं लेता है और अपनी शक्ति जो है स्वयं प्रयोग करता है, किसी के दबाव में ना आकर के। इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से यहाँ पर तात्पर्य है कि भारत के अंदर लोकतंत्र को अपनाया गया है, डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। भारत का जो शासन है जनता के द्वारा जनता के लिए, जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, यानी कि व्यस्क के मताधिकार के आधार पर जनप्रतिनिधियों को चुनकर किया जाता है और जनप्रतिनिधि भारत पर शासन करते हैं। लेकिन हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भारत की संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो मिलकर हमारे देश के जो अध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो राज्य है उसका जो गण है राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। चौथी विशेषता, समाजवादी राज्य। मूल संविधान में समाजवादी शब्द का उल्लेख केवल प्रस्तावना में था। स्पष्ट रूप से मूल संविधान में हमारे संविधान में समाजवाद शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये महसूस किया जाने लगा कि देश में समाजवाद की स्थापना करने के लिए या विशेषाधिकारों का अंत करने के लिए समाजवाद को अपनाना आवश्यक है, तो हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। क्योंकि समाजवाद शब्द नहीं होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत उस समय आ रही थी कि जो विशेषाधिकार, जो राजाओं को विशेषाधिकार प्रिवी पर्स के रूप में दिए गए थे, उनको कैसे समाप्त किया जाए और साथ ही उत्पत्ति के साधनों पर जनता का ही अधिकार हो, लोगों का अधिकार हो, किसी विशेष जाति के लोगों का अधिकार ना हो। तो हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि चकबंदी द्वारा हम जो ज़मीनों का है पूर्ण गठन किया जाता है और अतिरिक्त ज़मीनों को गरीबों में वितरित कर दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान में समाजवाद के दर्शन को इंगित करता है। और हम देखते हैं कि समाजवादी शब्द हमारे संविधान को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष गणराज्य। मूल संविधान में हम देखते हैं कि प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। केवल मूल अधिकारों के रूप में हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समस्या भारत के अंदर यह आ रही थी कि भारत के अंदर धार्मिक विभेद बढ़ते ही चले जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते ही चले जा रहे थे, या अन्य जातियों के मध्य, चाहे सिख हिंदू दंगे हो चाहे हिंदू मुस्लिम दंगे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात हमारे शासन संचालन के सामने आई कि जब तक प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को या धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करे, किसी भी पंथ को माने, किसी भी पंथ या धर्म की पूजा अर्चना करे, उसका प्रचार करे, प्रसार करे, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। केवल बलपूर्वक ये कार्य नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, पंथनिरपेक्ष संविधान है, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया।
इस प्रकार हमारा जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि कठोर संविधान क्या है और लचीला संविधान क्या है। इसका अंतर केवल इतना है कि संविधान में संशोधन करने की विधि क्या आसान है या कठिन है। अगर संविधान में संशोधन करने की जो विधि है वो आसान है तो इसका मतलब वो संविधान लचीला संविधान है, और अगर संविधान में संशोधन करने की विधि बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, तो इसका मतलब वो संविधान कठोर संविधान है। विश्व का सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड के संविधान को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से ही हो जाता है। जबकि विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका के संविधान को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ में अमेरिका में संविधान में संशोधन करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेनी होती है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की 3 विधियों का जिक्र किया गया है, जिसमें साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो जो साधारण बहुमत है वो उससे ये बतलाता है कि हमारा संविधान लचीला संविधान है, यानी कि संविधान के अधिकांश भाग में जो संशोधन है वो साधारण तरीके से, यानी कि संसद में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुमत के आधार पर हो जाता है। लेकिन जो दूसरी और तीसरी विधि है जटिल और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, या इसका मतलब ये हुआ कि संसद में उपस्थित जो सदस्य हैं और वोट देने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ये संविधान के अगर मूल ढांचे में परिवर्तन करना है तो इस विधि का हम सहारा लेना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों ही संविधान है, और विश्व में एक सर्वोत्तम उदाहरण है कि संविधान में संशोधन आसान भी हो और अगर कठिन भी हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सरकार अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान में आमूलचूल परिवर्तन कर दे। संविधान के हमारी एक महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। हमने शासन के स्वरूप के रूप में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। विश्व में 2 तरह की शासन प्रणालियाँ प्रचलित है, संसदीय जो इंग्लैंड के द्वारा दी गई है और अध्यक्ष शासन प्रणाली जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। भारत में लंबे समय तक शासन ब्रिटेन का रहा, और ब्रिटेन का शासन रहने के कारण उनकी जो संसदीय शासन प्रक्रिया है उनके हम आदी हो गए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अटूट संबंध देखने को मिलता है, यानी कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर निर्भर है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर है। व्यवस्थापिका का जो लोकप्रिय सदन है लोकसभा, उसे प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो भंग हो जाता है, और अगर व्यवस्थापिका के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो कार्यपालिका को इस्तीफा देना पड़ता है। और साथ ही हम देखते हैं कि हमारी जो कार्यपालिका है, जो व्यवस्थापिका है, जो लोकप्रिय सदन जो है उसका कार्यकाल अनिश्चित है, यानी कि हमारी जो व्यवस्थापिका का लोकप्रिय सदन है उसका कार्यकाल अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। वो बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक लोकप्रिय सदन में सरकार का बहुमत है तब तक ही सत्ता रहती है, अन्यथा उसे इस्तीफा देना पड़ता है और सत्ता को भंग करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित संविधान है। हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता यानी कि जिस देश के अंदर संसदीय संप्रभु हो, अंतिम शक्ति संसद के पास हो, यानी संसद लोक सर्वोच्च हो, जैसे कि इंग्लैंड में संसद इतनी संप्रभु है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भी बना सकती है। ये उक्ति इंग्लैंड के अंदर प्रसिद्ध है, यानी कि इंग्लैंड के अंदर संसद जो है वो इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि उसके विरुद्ध जो है कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, क्योंकि वहाँ पर न्यायपालिका की स्थापना नहीं है। लेकिन अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है।
इसका मतलब यह है कि वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के विरुद्ध कार्य करे या कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे या कुछ ऐसे नियम या उपनियम बना दे, तो हम देखते हैं कि संपूर्ण जो संविधान है, वो जो संपूर्ण संविधान या उसका जो भाग है जिसके लिए कानून बनाया गया है, उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार हमने ना तो इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता और ना ही अमेरिका की न्यायिक संप्रभुता, हमने दोनों के बीच के मॉडल को स्वीकार किया है। इसका मतलब ये हुआ कि संप्रभु हमारी संसद है, उसे कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए या कार्यपालिका उसे इस तरह से लागू करवा दे कि जिससे संविधान को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो हम देखते हैं कि न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य संविधान की रक्षा करना, और इस उद्देश्य से हम देख सकते हैं कि वो संसद के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है, कार्यपालिका के द्वारा ऐसे के कृत्य को अवैध घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। लेकिन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का कहीं जिक्र नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने दोनों के बीच का रास्ता अपनाया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है या न्यायाधीश है, उनको हटाने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास है। उनके न्यायपालिका के नियम जो न्यायाधीश है, उनके नियम बनाने का अधिकार, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार, कार्यकाल निश्चित करने का अधिकार संसद के पास में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संसद भी संप्रभु है और न्यायपालिका भी संप्रभु है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा गया था, क्योंकि लंबे समय तक हम दास रहे, गुलाम रहे। तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। मूल संविधान में 6 मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए, लेकिन हम देखते हैं 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन हम देखते हैं कि संपत्ति का मूल अधिकार समाजवाद की स्थापना में आड़े आ रहा था, तो उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया जाता है। और हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान का जो मूल अधिकारों के साथ ही एक पाठ जोड़ा गया है संविधान के अनुच्छेद 51 में, वो है मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे देश को चीन से, पाकिस्तान से युद्ध लड़ने पड़े और हमारे देश में विद्रोह होने लगा, तो ये भाव उत्पन्न हुआ कि जनता के को भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए राष्ट्र के प्रति। तो हम देखते हैं कि स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ के मॉडल का अध्ययन करने के बाद हमने हमारे संविधान के आर्टिकल 51A के अंदर एक पाठ जोड़ा मूल कर्तव्य, और हम देखते हैं कि उस समय 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और बढ़ा दिया गया और वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य है। हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हमारा संविधान का अध्याय जो भाग, हमारे संविधान का जो अध्याय 4 है, उसमें नीति निर्देशक तत्वों के नाम से एक पूरा अध्याय जोड़ा गया है। यह अध्याय हमें गांधीवादी दर्शन की झलक दिखाता है और ये बतलाता है कि जब राज्य सरकार नीति का निर्माण करे तो वो इन तत्वों को ध्यान में रखकर नीति का निर्माण करे, क्योंकि संविधान सभा जो उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में दे सकती थी वो मूल अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया नागरिकों को, और जो नहीं दे सकती थी उन्हें नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में सम्मिलित कर दिया कि भविष्य में जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते चले जाएंगे, हम इन कर्तव्यों जो मूल नीति से तत्व है उनको धीरे धीरे नागरिकों को प्रदान करते चले जाएंगे। हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो न्यायपालिका है उसका राज्य और केंद्र में विभाजन नहीं किया गया है। हमारी कार्यपालिका अमेरिका की कार्यपालिका की तरह एकीकृत कार्यपालिका है। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। हम देखते हैं कि राज्यों के अंदर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिलों में जिला व सत्र न्यायालयों की स्थापना की गई है,
तहसील स्तर पर मुंशी न्यायालयों की व्यवस्था की गई है और ग्राम पंचायत गांव का एक पंचायत का भाग है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि न्यायालय के निम्न न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन्हें उच्च न्यायालय के अंदर जो है उच्च न्यायालय के अंदर जो है चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निम्न न्यायालय के जो डिसीजन है उन्हें उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया वो अंतिम निर्णय होगा और सबको मानना ही पड़ता है। एकीकृत न्यायपालिका तो ये हो गई। स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि हमारे जो न्यायपालिका है उस पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम के माध्यम से होती है, जो वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के माध्यम से राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को अपने नियम उपनियम बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उनके वेतन भत्ते में परिवर्तन बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। एक हमारे संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। हमने अमेरिका की भारतीय दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो माना कि संघात्मक है। हमारे संविधान में कहीं पर भी संघ व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल संविधान का अनुच्छेद 1 कि भारत राज्यों का संघ होगा, इससे ही हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन हमने एक ही नागरिकता को अपनाया है, वो है भारतीय नागरिकता। कोई नागरिक किसी राज्य की नागरिकता को प्रदान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हमने एकल नागरिकता को अपनाया गया है कि व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, संबंधित राज्यों का नागरिक नहीं होगा। ये विशेषता हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग। हमारे संविधान द्वारा चुनाव आयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है कि हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निश्चित समय में चुनावों का आयोजन कराना, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करना, सत्यापन करना और राजनीतिक दलों को अधिकृत जो है चुनाव चिन्ह जो है देना, सबसे महत्वपूर्ण काम चुनाव आयोग का है तय समय के अंदर चुनाव को करवाना। और जब तक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक हमारे देश के अंदर जो है डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं होगी। और हम देखते हैं कि आज प्रथम आम चुनाव से लेके वर्तमान चुनावों तक हमारा जो चुनाव है स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे और कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई, ना ही किसी तरह के विवाद उत्पन्न हुए। अपवाद स्वरूप हो सकता है कि कोई विवाद हुआ हो, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ही होते हैं। हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों का कल्याण। हमारे देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के रूप में ऐसा वर्ग है जो लंबे समय से शोषित रहा है, दबा कुचला रहा है, जिसके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 330 और 332 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में SC ST को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है कि उनके जो जाति के सदस्य भी यानी कि व्यवस्थापिका में जा सके, विधानसभाओं में जा सके। और अनुच्छेद 335 में नौकरियों में उनके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। और हम देखते हैं कि 1993 में OBC को भी 27% आरक्षण दिया गया नौकरियों के अंदर, लेकिन उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं दिया गया है। सामाजिक समानता की स्थापना हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता कि हमारा जो देश है वो सामाजिक दृष्टि से इक्वल रहे, समान रहे। इसके लिए हम देखते हैं कि संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है ताकि हमारे देश के अंदर जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, धर्म किसी भी आधार पर मनुष्य के प्रति भेदभाव ना हो सके। और हम देखते हैं कि इन नागरिकों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है और सर्वोच्च न्यायालय जो है उनकी रक्षा करता है। ये हमारे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनका अध्ययन हमने आज किया है। और हम देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो हमारे विश्वविद्यालयों की परीक्षा हो। अतः इसका व्यापक रूप में अध्ययन करना आवश्यक है एक जागरूक नागरिक के रूप में भी। धन्यवाद।